केमिस्ट्री। अब बराए मेहरबानी कमेंट ये मत करना कि सर इस्लामियात का और उर्दू का भी जो है वो करवा दें, वो सब्जेक्ट्स मेरे नहीं हैं। सब्जेक्ट हम देंगे इंशाल्लाह, करना सब है, करवाता भी सब बच्चों, लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा होता, तो सिर्फ मैथ को तो यार फिलहाल हम मैथ्स को नहीं कर रहे हैं। जैसे इंशाल्लाह कंप्लीट होगा फिर हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर की सोल्यूशन की, और आज हम केमिस्ट्री के सोल्यूशन के साथ हाजिर हुए हैं। आज केमिस्ट्री को ठीक है, मुझे बताना कि कमेंट करके बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगा, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि केमिस्ट्री में क्या फील आया मेरे साथ, केमिस्ट्री पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, समझ आया नहीं आया, ज़रूर अपनी जो है राय कमेंट में बता देना। तो बच्चों MCQs तो उसी तरीके से आपके पास 12 जो है नंबर के MCQs होंगे, जैसे फिजिक्स के अंदर से, ठीक है। मैथ में 15 थे क्योंकि मैथ का पेपर जो है वो 75 मार्क्स का है, और ये जो आपका पेपर होगा ये होगा आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। नंबर कम क्यों है भैया? नंबर इसलिए कम है क्योंकि आपके पास 15 नंबर के प्रैक्टिकल होता है, लिहाजा इसलिए इसके नंबर कम है। मैथ का पेपर 75 का होगा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोप्स, ठीक है। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा बच्चों। ये आंसर आप अपनी बुक के पेज नंबर 49 से जो है वो याद कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आइसोटोप्स होते क्या है बच्चों? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उसका मास नंबर बदल जाए, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1 H2 H3। तो मतलब आइसोटोप्स का मतलब ये होता है ऐसा एलिमेंट, अभी बहुत ज़्यादा बच्चों डिटेल में चीज़ों को नहीं घुसेंगे, अभी सिर्फ क्योंकि सोल्यूशन है तो सिर्फ सोल्यूशन करवा रहा हूँ। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट देने की, फील देने की, तो उसको साथ साथ हम फील देंगे, आपको चीज़ें बताएंगे भी। फिलहाल सिर्फ हम जो है वो समझ लो कि एक ऊपरी सतह पर हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इतनी बात याद रखनी है कि आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन उसका मास नंबर बदलता जाए तो उसे हम उसके आइसोटोप तस्वर करते हैं। आंसर इज ऑन योर बुक पेज नंबर 49। नाउ आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बताएं। अब आपके पास कार्बन है, कार्बन 6 एंड 14। नाउ बच्चों देसी टोटका देंगे, ठीक है, देसी टोटका दूंगा जैसे मैथ में देते हैं, और ज़िंदगी भर याद रहेगा, भूलने वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो साथ साथ पढ़ना है, समझना है, राइट डाउन करना, चीज़ों को लिखा करो, मज़े नहीं लिया करो। सिर्फ ये गाने की वीडियो नहीं है, ये एजुकेशन वीडियो है। एक तो बाकी चीज़ों को रोक दिया करो, एक्स्ट्रा शिस्टा यूज़ कर रहे हो फिलहाल रोक दो, बाद में रिप्लाई कर देना, कहीं नहीं जाएगी। तो ये जो है सबसे पहले इन चीज़ों को नोट करना है। अच्छा भाई, तो कार्बन, अब देखो आपने देखा होगा सर कार्बन का एटॉमिक नंबर तो हमने 6 सुना है, बिल्कुल सही सुना है, और सर कार्बन का एटॉमिक मास तो हमने 12 सुना है। सर यहाँ पर तो 14 लिखा हुआ है। यस, दिस इज आइसोटोप, दिस इज एन आइसोटोप, ये आइसोटोप है। कार्बन ये ओरिजिनल कार्बन नहीं है। देखो बेसिकली फिर बहुत लंबा हो जाएगा असल में कि अब कार्बन जो है ना, वो कार्बन हमें 12 भी मिलता है, कार्बन 13 भी मिलता है, कार्बन 14 भी मिलता है, ठीक है। कार्बन ना हमारी दुनिया में कार्बन 3 शक्ल में पाए जाते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 3 कार्बन होते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारे टीचर ने तो हमें ये पढ़ाया, बिल्कुल सही पढ़ाया। आपकी बुक के अंदर या एक जनरल जो लॉजिक है वो ये है कि जो एलिमेंट का जो आइसोटोप सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है ना, हम उसको पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो 12 है ना, ये हमारी दुनिया में ज़्यादा है इन दोनों के मुकाबले में, ये दोनों ना होने के बराबर है, बहुत कम है, इसलिए हम इनको स्टडी नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई बंदा कार्बन पढ़ना चाहता है और वो इसको स्टडी करेगा तो उसको तो कार्बन मिलेगा ही नहीं, तो वो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को कहाँ से स्टडी करेगा? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए साइंसदानों ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि जो एलिमेंट अबंडेंट होगा, ज़्यादा आसानी से मिल सकेगा, हम उसको पढ़ेंगे। बाकियों को हम लिख तो लेंगे कि ये पाए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा हम स्टडी नहीं करेंगे। पहली बात ये समझ में आ गई। तो ये मत समझना है कि सर क्वेश्चन के अंदर गलती दे दी, उन्होंने 14 दे दिया, अरे भाई गलत नहीं है, ये आइसोटोप है कार्बन, अपने कार्बन का, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ना मैं तीनों बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत बच्चों देसी टोटका देंगे। कौन सा नंबर छोटा नजर आ रहा है?
6 नजर आ रहा है ना, जो छोटा नंबर होता है ना वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही प्रोटॉन होता है। मजा आया है, फील आया? अरे सर ये तो शुरू होते ही पहले ख़त्म हो गया है ना, वो वाली जो मीम बनती है, ये तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। तो वही बात थी सर, कोई कैलकुलेशन थी नहीं। जो भी छोटा नंबर है बच्चों वही एटॉमिक नंबर भी होता है बेसिकली, इसी को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता है। और हमेशा याद रखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है ना, ये हमेशा बराबर होती है एक न्यूट्रल एटम के अंदर। समझ में आ रही है? अब जैसे मैं ऑक्सीजन लिखूँ ना, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहेंगे 8, और प्रोटॉन कितने, वो भी 8। समझ में आ रही है? ये न्यूट्रल एटम है। हाँ, यहाँ पर अगर माइनस शाइनस लगा हो तो वो कहानी अलग होगी, लेकिन अभी आपकी लेवल पे वो कहानी नहीं आएगी, तो इतना परेशान नहीं होना है, इतना ज़्यादा सोच फिक्र में नहीं जाना है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात समझ में आ गई। जो नंबर छोटा है वही प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। व्हाट अबाउट सर बड़ा नंबर जो है क्या ये न्यूट्रॉन हो जाएगा? नहीं, न्यूट्रॉन के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। न्यूट्रॉन के लिए आप छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये भी याद रहेगा, देसी टोटका है बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है a माइनस जेड, ए माइनस जेड। बड़े में से माइनस कर दो छोटा, बड़ा कौन है 14, माइनस कर दो छोटा 6, क्या बचा 6 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? बोलो भाई, मज़ा आया? मज़ा आया? केमिस्ट्री में कुछ मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है मेरे साथ हैं? बोलो मज़ा आ रहा है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? 8। बस ये याद रखना है। बड़े में से छोटा निकाल दो, बड़े को ए बोलते हैं, छोटे को जेड बोलते हैं। बेसिकली बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास में से माइनस कर दो अगर एटॉमिक नंबर, मास में से एटॉमिक नंबर निकाल दो, तो आपके पास जो तादाद बचती है बच्चों वो बचती है न्यूट्रॉन की। तो यू हैव 8 न्यूट्रॉन। मज़ा आया? हाँ भैया, अगला कर लोगे? देखो, एक कराने एक ऐसा करवाया जाए कि अगले आप खुद ही कर लें तो बात बनती है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 बिल्कुल ठीक है, और ये है 37। वैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है? 35.5 होता है। समझ में आ रही है ना? तो ये मत समझना कि सर ये गलत है। क्या है ये आइसोटोप है, क्योंकि क्वेश्चन भी आइसोटोप का है, उसी के अंदर मिला कर दिया हुआ है, तो उन्होंने आइसोटोप ही दे दिया। ठीक है, तो हाँ भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, छोटा कौन है 17, तो इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17, खत्म, सिंपल। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए माइनस, ए का मतलब बड़ा, जेड का मतलब छोटा। बड़ा कौन 37, माइनस छोटा 17, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए भैया? 20 आए, 20। क्लियर? मज़ा आया? पहला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? फील आया? देखो, फील आना चाहिए केमिस्ट्री में। जब तक मज़ा नहीं आएगा यार, जब तक फील नहीं लोगे किसी चीज़ को, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, ख़ास तौर पे मेरे साथ कोई चीज़ सीखें, तो बच्चों उसको फिर ऐसा सीखना है कि वो ज़िंदगी भर आपको याद रहे। आप उसमें फिर परेशानी जो है ना आपको नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, एलॉय। ठीक है, व्हाट इज़ एलॉय? क्या होता है भैया? अगर तुमने केमिस्ट्री अब तो पढ़ ली होगी यार, साल ख़त्म होने वाला है, हैं? ईमानदारी से बताना, पढ़ा है एलॉय क्या होता है? कॉन्सेप्ट ले लिया करो यार, बाकी इंग्लिश को अच्छा करो ताकि आप अपने आंसर्स अपने ओन वर्ड्स में बच्चों लिख सको। असल जो चीज़ है ना वो ये है। ठीक है, व्हाट इज़ एलॉय? एलॉय का मतलब ये होता है भाई, हमारे पास 2-3 किस्म के मेटल्स होते हैं, धात होती हैं, जैसे हम धात कहते हैं। ठीक है, जैसे कांसी है, तांबा है, ठीक है, लोहा है, चांदी है, ये सारी धात, इसे हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आप मिला देते हैं और एक नए सब्सटेंस बनाते हैं, और वो सब्सटेंस काफ़ी मजबूत होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम एलॉय कहते हैं। समझ में आया? कॉन्सेप्ट आ गया ना? बाकी याद कर लोगे। तो ये बच्चों इसका आंसर आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 151 के ऊपर। कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर करवा दूं स्क्रीन के ऊपर। जिसका नहीं मिलेगा तो पेज नंबर जो बताया वहां पर जाके सर्च करोगे। अच्छा, इसके अंदर आपको ये भी साथ साथ बताया है कि ब्रास और ब्रॉन्ज जो है ना, इनका एक एक यूज़ भी लिखे, तो ये शायद आपकी बुक में मौजूद नहीं है, तो या तो मैं नेट से निकाल कर इसकी पिक्चर शेयर करवा दूंगा, या फिर आपको नोट्स के ज़रिए इसकी पिक्चर ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी। जो बच्चे ग्रुप में शामिल नहीं है वो काइंडली ग्रुप में शामिल हो जाए। एक एक स्टूडेंट को अलग से चीज़ें शेयर करना बहुत मुश्किल होता है, और बच्चों ग्रुप जो है ना दैट इज़ टोटली सिक्योर कम्युनिटी है। कोई बच्चा दूसरे स्टूडेंट का नंबर नाम नहीं देख सकता, आप सिर्फ एडमिन्स को देख सकते हैं, एडमिन्स आपको देख सकता है,
और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो देयर इज टोटली प्राइवेसी, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स को इशू आता है, सर वो कहते हैं हमारा नंबर इस तरीके से शेयर हो जाता है या हम नहीं, तो बच्चों आपके ही लिए ये कम्युनिटी बनाई गई है ताकि आपने इस पर परेशान नहीं होना। लेकिन देखो उसमें आप शामिल हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है, बजाय इसके फिर हम एक एक स्टूडेंट को बच्चों पॉसिबल नहीं होता कि सबको प्राइवेटली हम रिप्लाई कर सकें या चीज़ें भेज सकें, जबकि मैं खुद से बहुत टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन को एड्रेस करूँ, रिप्लाई करता भी हूँ। कमेंट में बताना भाई जिनको रिप्लाई मिलते हैं हमारे, खासतौर पे मेरे, ठीक है, तो बताया करो ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले हाँ भाई ऐसा होता है। अच्छा भाई, तो ये हो गया क्लियर। नाउ आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सो इक्वेशंस आर ऑन द बोर्ड, नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। बच्चों उन्होंने आपको मेंशन किया है कि आपने इंस्पेक्शन मेथड की मदद से आपने इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले जिन बच्चों को बैलेंसिंग इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं आती बच्चों, तो आप सर्च बार पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय द एजुकेशनल हब। मेरी 8 से 10 मिनट की बच्चों एक वीडियो है, 10-15 हज़ार बच्चे उसको देख भी चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट भी 100% क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ नहीं आती वीडियो को भी रोको, वापस जाओ, पहले उस चीज़ को सीखो, फिर यहाँ पर आओ। समझ में आ रही बात? वो चीज़ें सारी रिकॉर्डेड हैं, सिर्फ बाय द एजुकेशनल हब लगा दिया करो, चीज़ मिल जाएगी। चलो भाई, इंस्पेक्शन मेथड क्या है? ये बच्चों रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल टू एरो के बाद, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? तो इंस्पेक्शन के अंदर हम सबसे पहले अलग करते हैं KICL, यहाँ पर 3 एलिमेंट इस्तेमाल हुए, K, I और Cl। जो लेफ्ट साइड पे है ना वही राइट पर लिख दो, उधर देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये 2 नहीं है, इज इक्वल टू है, ठीक है। अब आप तादाद लिखो भाई, K इधर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब K 1 है। I के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 है। क्लोरीन कितने हैं? 2। क्लियर? तो पोटेशियम आयोडाइड ने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ, इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पर आओ, K कितना है? यहाँ कुछ नहीं है, 1 है ना, तो ये 1। Cl के साथ कुछ नहीं है, 1, और आयोडीन के साथ 2 लगा हुआ है। चलो ये हो गया, आपने पहले तो अज्जा अलग कर लिए, जो एलिमेंट्स थे वो अलहदा कर लिए। अब आप इनको चेक करो कौन सा बैलेंस नहीं है। पोटेशियम 1 और 1 बैलेंस, आयोडीन 1 और 2 बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कम है। ज़्यादा वाले को कम नहीं करेंगे बच्चों, कम वाले को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आयोडीन यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो मैं बच्चों यहाँ ये नहीं कर सकता कि यहाँ 2 लगा दूँ, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे जो इजाज़त है वो ये है कि आपने शुरू में लगाना है, यानी कि यहाँ पर लगा सकता हूँ, ये आई के दरमियान में भी नहीं, ये पूरा एक सब्सटेंस है, तो आपने इसके स्टार्ट में लगाया, तो ये यहाँ कुछ नहीं है, 1 है ना, ज़रा समझो, तो ये 2 आई के साथ भी है, तो 2 1 2, तो आयोडीन कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है, ये 1 हम नहीं लिखते। लेकिन मसला क्या आया? मसला ये आया कि जो पोटेशियम था बच्चों ये भी 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये पोटेशियम भी कितना हो गया? 2 हो गया। अब आयोडीन तो बैलेंस हो गया, पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया, तो अब पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा देता हूँ। क्लियर? यहाँ लगा दिया। अब ये पोटेशियम कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। क्लोरीन भी 2 हो गए, तो ये क्लोरीन यहाँ 1 था ना, खुद ब खुद 2 हो गए। बैलेंस, बैलेंस। मज़ा आया? समझ में आया? देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, बाकी मेरी वीडियो देखोगे इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे उसके अंदर शायद, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चेक करो, 2 पोटेशियम 2 आयोडीन, 2 पोटेशियम 2 आयोडीन 2 क्लोरीन, परफेक्ट। यहाँ देखो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 आयोडीन, क्लियर, बैलेंस हो गई। अब अगले को देखो, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, दिस इज इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अगले पर आओ, अगली हमारे पास है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो मैं यही बना लेता हूँ। इधर देखो कैल्शियम 1 है, पहले तो तरतीब लिख लो, कैल्शियम है, कार्बन है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन 3 है एक ही के अंदर, फिर है हाइड्रोजन और फिर है क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। अब राइट साइड पे उधर नहीं देखो, इधर से ही देख के लिख लो जो इधर लिखे हुए हैं, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन। चलो अब इधर कैल्शियम 1 है, ठीक है, कार्बन देखो, हाँ कार्बन 1 है, ठीक है, वो Cl है। ऑक्सीजन कितने? 3। हाइड्रोजन कितना है? 1। क्लोरीन भी 1। चलो अब और राइट साइड पे कैल्शियम कितना बच्चों? 1। क्लोरीन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 2।
अब ऑक्सीजन को देखो, ये एक है और ये 2 ऑक्सीजन, तो कितने बने टोटल? 3, ठीक है 3, तो ऑक्सीजन 3 और कार्बन कितना है? 1। चलो हाँ भाई, कैल्शियम पूरा, कार्बन बराबर, ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन का मसला है और क्लोरीन का मसला है। तो हम हाइड्रोजन यहाँ कम है, लेफ्ट साइड पे तो हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ 2 लगाएंगे, ये 2 लगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, तो ये हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, सारा बैलेंस हो गया। 1 1 3 3 2 2 बैलेंस। इतनी सी बात थी। अब आप डर रहे थे कि सर इतनी बड़ी हमारे पास जो है इक्वेशन है और इतने सारे एलिमेंट्स का कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 2 लगाना था, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर हुआ? मज़ा आ रहा है कुछ केमिस्ट्री में? मेरे साथ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं? फील आना चाहिए बच्चों, फील लोगे तो बात समझ में आएगी, मज़ा भी आएगा। अगर फील नहीं लोगे, अपने ऊपर सवार करोगे किसी चीज़ को, फिर मज़ा नहीं आएगा, कंफ्यूज होकर रहोगे, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज इंस्पेक्शन मेथड, इसे हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं कि सबको अलग अलग करके चेक करो। चलो भाई, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तादाद लिख लो पहले, तो यही जो है इधर लिख लो, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाँ भाई, सोडियम 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। यहाँ आ जाओ, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन, ये देखो कार्बन 1 और 1 ये 2, सही है। ऑक्सीजन 3 और 1 4 और 5 6, तो ऑक्सीजन 6, सही है। चलो भाई, सारा मसला यहाँ पर ही है। 3 को 6 बनाने के लिए तो 2 लगा देते हैं। अब देखो चेक करो, सोडियम कितना हो जाएगा? 2, हाइड्रोजन के साथ भी लगा 2, कार्बन के साथ भी लगा 2 और ये 3 पहले से है, तो 3 2 6, बैलेंस। बोलो भाई बैलेंस। इतनी आसान सी बात थी, खाली 1 2 का आपने इजाफा करना था बच्चों, तो बैलेंस हो गई है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में बताना है भैया आर यू एंजॉइंग केमिस्ट्री विद मी और नॉट। नाउ मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अच्छा देखो बच्चों, मैथ में जैसे बहुत सारे बच्चे थ्योरम से परेशान थे, तो मैंने आपको थ्योरम से कुछ बचने के तरीके बताए, ठीक है? कि बिल्कुल अगर ऑप्शन नहीं हो तो आप थ्योरम पे जाएं, अदरवाइज कोशिश करें कि आपने थ्योरम अटैम्प्ट नहीं करना है। 3 एक्सरसाइजेस बताई, 4 चीज़ें बताई, 4-5 एक्सरसाइजेस के आप अगर वो कर लेते हैं, आप थ्योरम से बच सकते हैं। बच्चों केमिस्ट्री में इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसे जिनसे आप नहीं बच सकते और आपको बचना भी नहीं चाहिए। दिस इज केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बच्चों यहाँ सीखो, इससे जान ना छोड़ाओ। ये मत करो कोशिश कि सर हम इससे बच जाए, हम बाकी चीज़ें कर लें। देखो ये क्वेश्चन मस्ट है, ये सवाल पेपर में हर हाल में आएगा ही आएगा। बाकी थ्योरी के क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आइसोटोप का सवाल इसमें दिया हुआ, ज़रूरी नहीं पेपर में हो, लेकिन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन फिक्स होगी। हाँ ये कि इक्वेशन ज़रूरी नहीं हो जो अभी हमने किया यही हो, लेकिन इसी तरह होगी ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। और बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यही बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आपने फर्स्ट ईयर में भी करनी है। तो यहाँ से जान छुड़ा के कहाँ भागोगे, फिर फर्स्ट ईयर में दोबारा मिलेगी। तो इससे अच्छा ये कि इसको यहाँ क्लियर कर लो। पक्का तुम्हें यकीन हो बैलेंसिंग मुझे आती है, पेपर में आएगा 4 नंबर आराम से सेव हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? 3 नंबर, 4 ज़्यादा हो गए। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। डिज़ाइन प्राइमरी एंड कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ Zn+2, ये आइन है, ठीक है? अच्छा लगे लिखा हुआ भी कैटाइन। बच्चों इसका आंसर पेज नंबर 178 पे आपको मिल जाएगा। हो सकता है स्क्रीन पे शो भी हो रहा हो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, रटला लगा लेना, बाकी कोई खास चीज़ नहीं है। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी आएगी, जान नहीं छुड़ा सकते। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द एजुकेशनल हब। बच्चों मेरा वीडियो मिलेगा, देखो ना मज़ा आया ना तो वहाँ पर कमेंट करना कि सर मज़ा नहीं आया। यकीन करो वो देखो वीडियो और ज़िंदगी भर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये वाली बहरहाल मैं करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहला हमारे पास है नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p3, ठीक है? अब आप बच्चों ये अगर ठीक है कि ये कैसे हुआ, तो बच्चों इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक अलग से मेरी 18 मिनट की वीडियो है। और बच्चों वो 18 मिनट आपकी ज़िंदगी के बहुत कीमती टाइम हैं।
तो उसको देखो और उससे ये चीज़ सीख लो। अगर मैं दोबारा वही 18 मिनट की चीज़ें बच्चों यहाँ कराऊंगा, ये वीडियो फिर बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, बहुत लंबा ना हो। सिर्फ हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये कैसे हुआ उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप सर्च करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द एजुकेशनल हब, मेरी वीडियो देखो, इंशाल्लाह 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इतने यकीन से कह रहा हूँ यार, देख कर तो देखो, क्लियर होगा। और अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम मीन्स Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2, 4 10 और 2 12, क्लियर। ये इसकी इलेक्ट्रॉन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा जी, नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन इज 17, अभी बताया था शायद, आई थिंक 17, ठीक है। चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 10 2 12 3p5, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब ये तुम मेरी वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें 100% बच्चों ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो फिर तुम भी ऐसे उंगलियों पे कर रहे होगे। देखो 3 नंबर का सवाल है और 3 सेकंड में आप कर सकते हो। कितने अच्छे 3 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। और बच्चों ये जो क्वेश्चन आपकी बुक से लिया गया है, ये लिया गया है पेज नंबर 48, उसके ऊपर ये जो है मौजूद है। तो आप वहाँ से भी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं, लेकिन याद नहीं करना, इसको सीखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों न्यूमेरिकल, ठीक है। सो नाउ वी हैव न्यूमेरिकल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू योर मॉडल पेपर। और देखेंगे कितने न्यूमेरिकल्स आए जी। पहला तो ये न्यूमेरिकल आ चुका है। बैलेंसिंग इक्वेशन को भी न्यूमेरिकल के ज़ुमरे में लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, रट्टा नहीं है। और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी न्यूमेरिकल ही समझो। तो 2 वो हो गए, तीसरा ये है और एक और मिलेगा हमें, 4 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो टोटल 12 क्वेश्चन में से 4 न्यूमेरिकल हैं। तो अगर आप 4 कर लेते हैं बच्चों, पीछे 4 आपको थ्योरी के करने के लिए रह जाएंगे। चलो भाई, तो डेटा बनाते हैं। 700 मिलीलीटर नहीं 600 मिलीलीटर, तो ये वॉल्यूम है बच्चों, 600 ml, ठीक है। हीटेड टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 होगा। फिर टेम्परेचर बढ़कर हो गया 77 डिग्री सेंटीग्रेड। कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम, तो V2 मालूम करना होगा हमें। ये V1 दिया। देखो क्वेश्चन लिया गया है बच्चों चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ अब याद रखो, अगर वो न्यूमेरिकल में कहता है प्रेशर इज कांस्टेंट, गौर से सुनो, अगर वो कहता है प्रेशर इज कांस्टेंट, जैसे यहाँ उसने कहा, आपने फॉर्मूला लगाना है V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। देखो देसी टोटके दे रहा हूँ बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जो आपको गलती से बचाएंगे, क्योंकि बच्चे चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में परेशान होते हैं, ठीक है। तो बचने का क्या तरीका, न्यूमेरिकल में लिखा होगा, अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना। अगर वो कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब वो बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है, फिर आपने ये फॉर्मूला ये लगाना है, P1 V1 बराबर P2 V2। फिजिक्स में भी करवाया था न्यूमेरिकल इसका। समझ में आ रही है ना बात, छोटा सा फ़र्क है। राइट डाउन करो, अपने पास लिख लो। चलो भाई सोल्यूशन शुरू करें। और बच्चे कहेंगे सर बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, 2 टेम्परेचर दिए हुए डालो। बच्चों नहीं, कॉन्सेप्ट की बात हुई है ना, नोटिफिकेशन निकला है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे पेपर में। जब भी टेम्परेचर बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाता है, उसको हम केल्विन में लाते हैं। केल्विन में लाने का तरीका फिजिक्स की वीडियो में बताया था। क्या होता है कि जितना भी दिया है उसमें 273 जमा कर दो, 273 जमा कर दो। तो 273 में 27 जमा कर दो, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 300। तो ये बना बच्चों 300 केल्विन। अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम टेम्परेचर के अंदर, T1 के अंदर। यही काम यहाँ पर 273 इधर भी जमा कर दो, तो ये हो जाएगा 77 273 10 14 और 1 15 3, ये हुआ 350 350 केल्विन। क्लियर। अब हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए। T2 उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा V1 T2 बटे T1 के बराबर है। T2 यहाँ डिवाइड हो रहा था ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, सीधा करके लिख लो। V2 बराबर V1 T2 अपॉन T1। वैल्यूज पुट करो। V1 कितना दिया 600,
मल्टीप्लाई बाय T2 कितना दिया बच्चों 350 डिवाइडेड बाय T1 कितना दिया 300। क्लियर, 0 से 0 मर गया, इस 0 से ये 0 मर गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, नहीं ये नहीं कर सकता, सॉरी, ये 3 रहेगा, ये 35 भी रहेगा, ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 बचा। ठीक है, तो ऊपर बचा 20 मल्टीप्लाई बाय 35। कैलकुलेटर के बगैर भी काम चलेगा बच्चों। 35 2 जा 70, एक 0 और लगा दो, ml बन गया आंसर। काहे मुश्किल है भैया, हमारे होते हुए काहे मुश्किल है, देसी टोटके पे काम चलाएंगे, बगैर कैलकुलेटर के हल करेंगे। मज़ा आया, मज़ा आया, कॉन्सेप्ट आया, फील आया, फील आना चाहिए बच्चों, फील लेना है और न्यूमेरिकल की नौइयत को समझना है, क्या दिया हुआ है, क्या मांग रहे हैं बच्चों। ज़रूरी नहीं है जैसा दिख रहा है वैसे ही हल होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। बहुत ही हलवा किस्म का न्यूमेरिकल आपको बच्चों नहीं मिलने वाला है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लिहाजा माइंडसेट बना के जाओ, मेहनत करनी है तो ही काम बनेगा, अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू सफ़र। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके बच्चों कामयाब हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8। सातवां समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंडिकेट वन यूज़ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद देयर केमिकल फार्मूला। भाई ये जो नाम दिए हुए हैं ना, ये कॉमन नेम है, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम नहीं है। अब जैसे तुम्हारे पास है सोडा ऐश, आखिर वाला जो है ये सोडा ऐश जो है ना सोडियम कार्बोनेट है बेसिकली। अब देखो आपको शायद सोडियम कार्बोनेट अगर मैं कहूँ तो तुम फार्मूला पहचान लोगे, कुछ बच्चे तो पहचान लेंगे, Na2CO3 पहचान लिया ना। अब लेकिन अगर उनसे सोडा ऐश कहा जाता वो परेशान हो जाते। तो आपने बच्चों केमिकल जितने भी कंपाउंड हैं इनका आपने साइंटिफिक नेम तो आपको याद हो जाता है फॉर्मूले की वजह से, लेकिन आपने इनका कॉमन नेम भी याद करना है। और ये एक टेबल आपकी बुक पे दिया हुआ है बच्चों, और ये टेबल मौजूद है आपकी बुक के पेज नंबर 167, 167, 168 और 169, ये 3 पेजेस पे छोटे छोटे टेबल मौजूद है बच्चों। ये 3 भी वहीं से उठाए गए हैं, याद कर लो, रट्टे वाली बात है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगला आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 इज स्टेट फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों ये आपके पास बुक के पेज नंबर 149 और 150, ये 2 पेजेस पे आपको इनका जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू थोड़ा सा सुन लो। ओवरव्यू ये है भाई, फैराडे जो है ना ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोकेमिकल के ऊपर बहुत काम किया। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है भाई, केमिकल से बिजली जो बनती है, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गई, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना इसके पीछे जितनी वर्किंग है ये फैराडे की है। फैराडे ने बहुत काम किया बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल के ऊपर, कि केमिकल से बिजली कैसे बनाई जाए। ये जितनी भी बिजली बन रही है हमारे पास सेल से, बैटरी से, ये केमिकल से बनती है, ठीक है, इसके ऊपर काम किया, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर याद वहाँ से कर लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने कहा W is directly proportional to AT। समझो इलेक्ट्रोलिसिस पता है पता होगी यार। देखो भाई, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने 2 जो है वो स्ट्रिप्स डाल दी, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ ये नेगेटिव है और ये जो स्ट्रिप है ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है? व्हाट इज NaCl सोल्यूशन? क्या होता है भैया? अरे भाई क्या सोच रहे हो, NaCl मीन्स नमक, ठीक है, जो नमक आप खाने में खाते हैं उसी को पानी में डिजोल्व कर दें, NaCl का सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर। अब होता क्या है बच्चों, जब आप NaCl का सोल्यूशन बनाते हैं तो ये Na जो है ये प्लस में टूट जाता है, क्लोरीन माइनस में टूट जाता है। अब ये देखो पूरी फिर कहानी है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बच्चों, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और फील देना चाह रहा हूँ ताकि आप जब इसको याद करें तो ऐसा ना हो कि सर ने सिर्फ रट्टा के लिए दे दिया, समझाया कुछ नहीं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, डिटेल के अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है,
अब जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इनमें से पॉजिटिव कौन है? सोडियम पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, क्या करेगा बोलो भाई? पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर सारे जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से क्लोरीन क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को ये जो पॉजिटिव वाला है ये खींचना शुरू करेगा, तो ये नेगेटिव वाले यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के बेटा बच्चों बहुत ज़्यादा ना एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि इस्तेमाल है। अक्सर आप जाते हैं किसी सेरेमनी के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, लड़के तो नहीं, लड़कियां एक दूसरे से शायद पूछती हैं, अरे ये तुमने सोने का पहना हुआ? कहती है नहीं भाई 150 का लाई थी कल मार्केट से, बाजार से। कैसे पहचाना, कैसे पता चला? देखो देखने वाले को लगा वो सोने का है, जबकि होता क्या है, फिर हम कहते हैं नहीं भैया सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सोना थोड़ी है, ये लफ्ज़ सुना होगा ना, ये जो सोने का पानी चढ़ाया जाता है इसी को हम बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से करते हैं। उस अमल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। समझ में आ रही बात? बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस की टाइप है। तो बहुत सारा जो है ये काम की चीज़ है और इसकी आगे भी हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप अक्सर पानी की मोटर लेने जाते हैं, चलो लड़कों की बात करते हैं, लड़के बेचारे मजदूरी वाले काम करते हैं, लड़कियों के तो शाही काम होते हैं। तो लड़के जो है वो जब मोटर कभी लेने जाते हैं, कभी तार लेने जाते हैं, तो आपसे देखो वो एक लफ्ज़ कहता होगा यार कॉपर की तार है, सिल्वर नहीं देंगे, मोटर लेने का सिल्वर की बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, कॉपर की होनी चाहिए। समझ में आ रही है? सोने की तो नहीं हो सकती, कॉपर तांबा यूज़ होता है वहाँ पर, तो सिल्वर हम यूज़ नहीं करते। तो अक्सर क्या करते हैं, मार्केट में 2 नंबरी होती है, वो चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर कॉपर चढ़ा देते हैं। हम कहते हैं ना यार कॉपर चढ़ा हुआ है, कॉपर है नहीं, तो वो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही नतीजा है। याद रखो जिस चीज़ के ऊपर कोटिंग चढ़ानी है, यानी कि ये चांदी का, ये सोने का, मैं चाहता हूँ चांदी के ऊपर सोने की एक लेयर चढ़ जाए, तो जिस चीज़ के ऊपर लेयर चढ़ानी है उसको हम माइनस के साथ जोड़ते हैं, हमेशा याद रखना। यानी कि अगर मैं इसमें देखूं तो ये जो माइनस है ना, यहाँ पर मैं चांदी वाली चीज़ रखूँगा और प्लस के ऊपर मैं गोल्ड यानी कि सोने वाली चीज़ रखूँगा, तो सोने का पानी चढ़कर उतर कर और चांदी के ऊपर चढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। फिर हम इसको ठंडा करते हैं तो उसके बाद जो है ना ये बड़ी मजबूत हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी टाइम तक चलती है। लेकिन फिर सोल्यूशन वगैरह भी कुछ पर्टिकुलर शराइत होती हैं, वो भी हमें फॉलो करनी होती है, फिलहाल वो हम बात नहीं कर रहे। तो बच्चों फैराडे ने कहा W का यहाँ पर मतलब क्या है ज़रा समझना। W मीन मास या फिर वेट, ठीक है। A का मतलब है एम्पियर यानी कि करंट, T का मतलब सही है। तो भाई फैराडे ने कहा कि जब भी आप करंट पास करते हैं तो ये जो आइंस है, ये Na+ और Cl-, इसको हम एटम नहीं कहेंगे बच्चों, आइन कहेंगे, क्योंकि इस पर चार्ज आ गया। जब एक एटम पे चार्ज आ जाता है वो एटम नहीं आइन रह जाता है। केमिस्ट्री कैसे पढ़ा रहा हूँ कमेंट जरूर करना, मुझे बताना मजा आ रहा है या नहीं। तो बच्चों ये जो आइंस हैं ये जाकर चिपकते जाते हैं अपनी रिस्पेक्टिव प्लेट्स के साथ। क्लोरीन वाला भागेगा प्लस की तरफ, सोडियम वाला भागेगा नेगेटिव की तरफ। ये जो भागने का और चिपकने का अमल है, फैराडे ने कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना सोडियम आकर इसके ऊपर, सोडियम जो है सोडियम प्लस है, माइनस के ऊपर जाकर चिपक रहा है, तो चिपकने की वजह से वो प्लेट भारी होती जाएगी, उसका वजन बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है सोडियम आकर जमा होता जा रहा है, उसका वजन बढ़ता जाएगा W। उसने कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तुम जितना ज्यादा करंट दोगे उतना जल्दी जल्दी उसका वजन बढ़ेगा। अरे तुम जितना ज्यादा मीठा खाओगे उतनी जल्दी जल्दी तुम्हारा वजन बढ़ेगा। सेम बात यहां पर फैराडे ने कही। फैराडे ने कहा जितना ज्यादा तुम करंट दोगे उतनी जल्दी ये टूट कर अपनी प्लेट पर पहुंचेंगे, प्लेट का वजन बढ़ाएंगे। समझ में आई बात? और दूसरी बात उसने टाइम की कहा कि जितनी देर तक करंट छोड़ोगे, जाहिर सी बात है देर तक करंट रहेगा तो देर तक आयंस जाते रहेंगे, यानी कि काफी लंबे टाइम तक। भाई अगर आयंस को कहा गया कि तुम्हारे पास 2 मिनट है तो 4 आयन 6 आयन 10 आयन भाग के पहुंच पाएंगे। अगर उसको कहा जाए 2 नहीं 2 घंटे तो 4-6 की बजाय 4-600 आयन भाग कर उधर चढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो इसको जो है बेसिकली फैराडे ने कहा दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ समझ में आया ना? अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बच्चों, सिर्फ ऊपरी तौर पर बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, इज इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट लगाया Z, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो इज इक्वल टू Z AT।
ये है बच्चों फैराडे का फर्स्ट लॉ, और इसी के ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब जो सेकंड लॉ है बच्चों, सेकंड लॉ के अंदर फैराडे ने ये बात कही थी कि भाई चलो थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा ना यार, मुझे खुद ऐसा लगता है कि फील नहीं आएगा। भाई देखो अब दो स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर, दो स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर, इसको मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया और ये वाला आपस में ऐसे जुड़ गया, ठीक है, सीरीज में जुड़ गया। अब बच्चों मैंने इसको 10 एम्पेयर का करंट दिया मिसाल के तौर पर, ये करंट माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये होता हुआ वापस गया सीरीज में, ठीक है। अब ज़रा समझो ज़रा कॉन्सेप्ट को ले लो, फिर याद करते रहना। यहाँ पर है NaCl का सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ है CaCl2 का सोल्यूशन, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ज़रा बात को समझो, बहुत ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालूंगा, सिर्फ ऊपरी ऊपरी कॉन्सेप्ट दूंगा कि तुम्हें फील आ जाए। भाई देखो फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने कहा करंट वाली बात तो समझ में आ गई भाई, जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा जो है ना वो टूटेगा और स्ट्रिप्स पे जाकर जमा हो जाएगा, समझ में आ रही बात। अच्छा, माइनस वाले को कैथोड कहते हैं, प्लस वाले को एनोड कहते हैं, याद होना चाहिए, MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फैराडे ने कहा, बड़े मज़े का सवाल पूछा, फैराडे ने कहा कि भाई अब मैं दोनों को 10-10 एम्पेयर का करंट देता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि इनमें से जो स्ट्रिप्स पे ये जाकर जमा होंगे कौन ज़्यादा होगा। आपके जहन में क्या आएगा, सर दोनों बराबर होंगे? नहीं, फैराडे ने कहा ऐसा नहीं, फैराडे ने कहा ये डिपेंड करता है उस कंपाउंड की इलेक्ट्रो केमिकल के बराबर है। क्या मतलब हुआ भाई, अब अगर सोडियम की बात की जाए, ठीक है, कैल्शियम +2 होता है तो उसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ते हैं, यहाँ पर सोडियम +1 होता है तो 1 क्लोरीन जुड़ता है, सही है। अभी ये शायद चीज़ें आपको नहीं पता हो, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल वैलेंसी आप कैसे निकालते हैं बच्चों, सोडियम का मास कितना है, एटॉमिक मास 23, इसको डिवाइड कर दो इसकी वैलेंसी के साथ, इधर क्या है 1, तो इसको 1 से डिवाइड कर दो, कितना आया 23 आया। अब इसको देखो, कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मास 40 होता है, वैलेंसी कितनी है 2, Ca+2, ठीक है। ये अब आपको याद करना पड़ेगा, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, 2 एकम 2 20। हाँ भाई, किसका इलेक्ट्रोकेमिकल ज़्यादा आ रहा है, बताओ भाई किसका आ रहा है, सोडियम का आ रहा है, समझ में आ रही बात। तो अगर आप दोनों को 10-10 एम्पेयर करंट देंगे तो ज़्यादा आयन किसके जमा होंगे, जाकर सोडियम के जमा होंगे। यही था फैराडे का सेकंड लॉ। बच्चों इसकी और भी डिटेल्स हैं, आगे जाकर सुकून से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, अब इससे ज़्यादा उसको हम अगर हाथ नहीं पकड़ाना चाहते, दैट्स इनफ। और उम्मीद है बच्चों कि आपका कॉन्सेप्ट भी इस हवाले से क्लियर हुआ होगा, तो राय से आगाह ज़रूर करना है। चले भाई, तो नेक्स्ट इज़ व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, डिस्क्राइब इट्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आपने बताने हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं, आप वहाँ से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयोनिक कंपाउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखें। बच्चों इसका आंसर पेज नंबर 87 पर मौजूद है, स्क्रीन पर भी कोशिश करेंगे कि शेयर कर दें तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 आपने कोई भी 3 याद करनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 अबाउट न्यूमेरिकल आ चुका है, तो आइए ज़रा न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इज अबाउट न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल है और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हर साल आता है एग्जाम में, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स के हवाले से उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। डेटा बना लेते हैं जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को हम स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं, कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट इन 20 ग्राम, जो मास हमें गिवन है बच्चों से हम कहते हैं गिवन मास, ये हमें गिवन है 20 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है बच्चों, दिस इज सोडियम हाइड्रो। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आएगी बच्चों, एक चीज़ आपको और भी यहाँ पर ज़रूरत होगी, जैसे कि डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों
याद रखो, अभी बड़ी बेसिक सी बात है, जब भी आपसे कहा जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, नंबर ऑफ आयंस निकालो, ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो इनका एहसान है, इन्होंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ मोल्स भी निकालो और मॉलिक्यूल्स भी निकालो। अगर मॉलिक्यूल्स निकालने को कहते तो मोल्स आपको वैसे भी निकालना पड़ता है। समझ में आ रही ना बात? तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे निकालते हैं? सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23, ठीक है। तादाद कितनी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सोडियम खत्म हो गया, प्लस लगाया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, तादाद कितनी है? 1, प्लस लगाया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तादाद कितनी? 23 1 जा 23, 16 1 जा 16, 1 1 जा 1, तो 7 17 10 3 और 1 4 40। तो NOH का बच्चों एटॉमिक जो मास आया, मॉलिक्यूलर मास, ये आया 40 एटॉमिक मास यूनिट, 40 AMU, 40 AMU। क्लियर हुआ बात? देखो ये आपको खुद निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास कभी भी गिवन नहीं होता है। मॉलिक्यूलर मास हैज़ नेवर बी गिवन इन योर एग्जाम। तो बच्चों वैल्यूज़ को आप सिंपली पुट करें और कैलकुलेट कर लें। नाउ वैल्यूज आ चुकी हैं। गिवन मास जो था उन्होंने 20 दिया था, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपने 40 कैलकुलेट किया, 0 से 0 किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। 1/2 का मतलब होता है बच्चों 0.5 मोल्स। मोल्स यूनिट लगा दिया, क्लियर। 1/2 का मतलब आधा, हाफ का मतलब 0.5। अब आ जाते हैं बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है n into Na। हाँ भाई, किसी ने पहचाना Na? व्हाट इज Na? एवागैड्रो नंबर। जी हाँ बच्चों, याद होना चाहिए। डेटा में हम डालेंगे इसको, यहाँ पर यहाँ डाल देते हैं। एवागैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये कांस्टेंट है। बस नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाले, हमें कितना निकाला भाई? 0.5, इधर 0.5 रखा, मल्टीप्लाई कराया। एवागैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो इसको आप एक्सपोनेंट से ना करें, सिर्फ आप इसको डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ इन दोनों को आपस में बच्चों अगर आसान हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दो। योर आंसर विल बी 3.01 और आगे वो लगा दो 10⁻23। क्या निकाले? मॉलिक्यूल्स निकाले, तो यहाँ पर लिख दो मॉली। ये था बच्चों न्यूमेरिकल। समझ में आया? कॉन्सेप्ट आया, फील आया बच्चों? तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है कि बच्चों बहुत अच्छे से ये क्लियर आपको हो गया होगा। तो नेक्स्ट इज बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, रीज़न देने हैं भाई। मिल्क इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन, पेज नंबर 135 पर इसका आंसर मौजूद है। शेयर करेंगे, नहीं तो आप बुक से जाकर देख सकते हैं। गैसेस डिफ्यूजेस मोर रैपिडली, पेज नंबर 95 पे इसका आंसर गिवन है बच्चों। ये रीज़न्स है, ये रीज़न आप तभी दे सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की बात हमने की थी लास्ट टाइम, क्लियर हो गई वो बात। अब आ जाओ सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है बच्चों, सारे थ्योरी हैं, तो नोट डाउन करवा रहा हूँ। देखो बॉयल्स लॉ फिजिक्स में भी काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, पेज नंबर 98 से 99 मौजूद है, वहाँ से याद करोगे, सिंपल है, रट्टा है। क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15 77 से लेकर 79 के ऊपर मिलेगा आपको। कोवेलेंट बॉन्ड मज़े का टॉपिक है, नेक्स्ट कभी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ऐसा याद करवाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बच्चों, ये आपको पेज नंबर 67 से 61 तक याद करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल के तमाम ग्रुप, तमाम पीरियड, उनको डिफाइन करना है, क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, पेज नंबर 112 से 113 के ऊपर आपको मिलेगा। एमॉर्फस सॉलिड पाउडर वाले होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड जिसकी खास शक्ल होती है, पाउडर जैसे होता है,
ठीक है। व्हाट इज कोरिजन, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, सवाल नंबर 18। कोरिजन वाला जो सवाल है बेसिकली ये आपके बुक के पेज नंबर 153 और 154 पर मौजूद है, वहां से आप इसको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, नेगेटिव पार्टिकल्स की। तो ये आपके बुक के पेज नंबर 34 36 पे आपको मिलेगा, 34 से लेकर 36 तक, और इसके अंदर डायग्राम जो है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड। तो बच्चों ये था आज का हमारा मॉडल पेपर जिसके अंदर हमने क्लास 9 केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को सॉल्व किया। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, हमें सपोर्ट करते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।